हेलो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ाएंगे लेसन नंबर 3, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। तो पदार्थ क्या है, सबसे पहले इस पे फोकस करेंगे। पदार्थ हर वो चीज जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पदार्थ हर वो चीज जो स्थान घेरती है जिसमें भार होता है उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, अलमारी, शीशा, ये सब चीजें जो होती हैं ये सब क्या है, पदार्थ। तो कुर्सी, मेज लकड़ी की बनी होती है, अलमारी लोहे की बनी होती है। अब इसमें द्रव में ले लो, पानी, दूध, ये भी पदार्थ है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी भार होता है, ये भी स्थान घेरते हैं। यहाँ तक कि हम भी क्या है, पदार्थ से ही बने हुए, क्योंकि हमारे में क्या है, हम भी स्थान घेरते हैं, हमें भी भार होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब पदार्थ बनते किससे, इसके बारे में बताएंगे। पदार्थ जो बनता है वो अविभाज्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जो बहुत छोटे होते हैं, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, इसको कहते हैं परमाणु। कोई भी चीज, जैसे तुम लोग शीशा है, शीशे को बहुत जब टुकड़ा कर दो, तोड़ दो, उसको बहुत सारे भागों में काटना, तोड़ना शुरू करोगे तो लास्ट में एक पोजीशन आती है कि वो शीशा टूटना बंद हो जाता है। इतना छोटा पार्टिकल होता है कि हम उसको नहीं तोड़ पाते। तो वो छोटा सा पार्टिकल जो दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग तोड़ नहीं पा रहे, वही परमाणु कहा जाता है। तो परमाणु क्या है, छोटे छोटे कणों से बनकर बना होता है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। एक कंडीशन, जैसे बूंदी का लड्डू ले लिया, बूंदी का लड्डू देखो, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल उससे बनकर बनता है। बूंदी के जो बूंदियों से बनकर बनता है, जब सब पूरा मिला देते हैं बूंदी को तो बड़ा सा लड्डू बन जाता है। तो एक सिंपल, जो तुमको बूंदी का एक सिंपल भाग दिख रहा है, उसको तुम लोग समझ लो परमाणु। क्लियर हो गया होगा कि वह छोटा सा भाग जिसको कि हम लोग तोड़ नहीं सकते, जो स्वतंत्र रूप से नहीं रहता और वो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, उसको ही परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब परमाणु के आगे, परमाणु जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं, इसको इंग्लिश में एटम भी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो उसको कहते हैं अणु। क्या बोलते हैं उसको, अणु। अणु किसे, अणु दो प्रकार के होते हैं। उसमें जब सेम एक ही प्रकार का एलिमेंट होता है, जब आपस में दो या दो से अधिक परमाणु मिले, मगर वो दोनों एक ही है, जैसे हाइड्रोजन, H प्लस H, ये दोनों एक ही है ना, हाइड्रोजन के ही परमाणु है। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन गया, एक अणु बन गया, परमाणु। एक अणु, मगर उसमें कितने परमाणु हैं, दो परमाणु। इसको बोलेंगे तत्व का एक अणु। क्लियर है। जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, एक अणु बनता है, जिसको कहते हैं तत्व का एक अणु। इसको इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब एक या एक से अधिक, दूसरा प्रकार का है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, जब एक या एक से अधिक परमाणु, मगर वो दोनों अलग अलग होते हैं, तो उसको बोलते हैं यौगिक, कंपाउंड का अणु। ये कंपाउंड का अणु है, ये तत्व का अणु है। ठीक है, अणु जो होते हैं वो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। उसमें सेम प्रकार के अणु जब परमाणु जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, तत्व का परमाणु अणु बनेगा, तत्व का अणु बनेगा। और जब अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ेंगे तब यौगिक का अणु बनेगा। तो ये यौगिक का एक अणु है और ये तत्व का एक अणु है। ये परिभाषा है, इसको तुम लोग कॉपी में नोट डाउन करोगे। अणु किसी पदार्थ की संरचना का वह छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है। और परमाणु क्या है, परमाणु पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को कहते हैं। इसको देख लो, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाएं, ये तो आपको पता ही है, सबसे पहले बताया कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो उसमें क्या होता है, ठोस के जो अणु होते हैं वो आपस में इस तरह से जुड़े रहते हैं, बहुत पास पास होते हैं, बिल्कुल चिपके रहते हैं। इनके बीच में अंतराणु बल जो होता है, आकर्षण बल जो बीच में होता है, अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ये लोग टाइटली पैक्ड रहते हैं।
इनको हिला नहीं सकते, तो इसलिए इसका आयतन भी निश्चित रहता है और इसका आकार भी निश्चित रहता है। इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित रहता है। अब द्रव में क्या होता है, द्रव में अणु ऐसे ही रहते हैं मगर थोड़ा दूर दूर रहते हैं। जैसे ठोस की अपेक्षा इनके अंदर आकर्षण बल जो होता है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए थोड़ा दूर दूर रहते हैं। जैसे कि दूध, पानी, तेल, देखते हैं किसी बर्तन में रखते हैं तो वो उसी की शेप ले लेते हैं। जैसे बाल्टी में रखा पानी तो वो बाल्टी की शेप में आ जाता है, इसी पानी को जब हम बॉटल में रख देंगे तो बॉटल की शेप में आ जाएगा। यही चीज कंडीशन दूध के साथ भी है, तेल के साथ भी है। तो इसका क्या है, इनका आकार निश्चित नहीं है, इसका आयतन निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि इन अणुओं की वजह से ये अपने ही जगह पर मूव करते रहते हैं। ये टाइटली पैक्ड था इसलिए इसकी फिक्स था सब कुछ, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित था। क्योंकि इनका क्या, इनके अणु थोड़ा दूर दूर पर रहते हैं तो अपने ही सरफेस पर चारों तरफ मूव करते रहते हैं, इसलिए इनका निश्चित नहीं रहता, इनका आकार निश्चित नहीं होता और आयतन निश्चित होता है। ठीक है। अब गैस जो है इसके अणु बहुत दूर दूर रहते हैं, इनके बीच में जो अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है वो या तो नगण्य होता है, मतलब मीन्स बिल्कुल ही नहीं होता है, इसलिए बहुत दूर दूर तक ये लोग मूव करते रहते हैं। इसका उदाहरण है भाप, H2, हवा हो गया, ऑक्सीजन हो गई, सब गैसेस जो है वो सब इसमें गैस में आता है। इसका ना आयतन निश्चित होता है ना इसका आकार निश्चित होता है। यही कारण है कि जब हम इसको कहीं भी एक कमरे में हम लोग अगरबत्ती जला लेते हैं तो उसका धुआं पूरे कमरे में फैलता है, या फिर हम लोग कमरे में कहीं एक जगह पर हम लोग परफ्यूम लगा देते हैं तो देखते हैं ना पूरे कमरा महकने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अणु चारों तरफ मूव करने लगते हैं, इतने दूर दूर रहते हैं अणु आपस में कि बहुत दूर चारों तरफ कमरे में फैल जाते हैं, इसलिए पूरे कमरे में महक आती है। क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ेंगे रसायन की भाषा। टॉपिक है हमारा रसायन की भाषा। जिस प्रकार गणित में जोड़कर, घटाना, गुणा, भाग, बड़ा, छोटा, इसलिए, चूंकि आदि के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार विज्ञान में भी अब कुल कितने तत्व बन गए, 118 तत्व बन गए। उससे लाख से भी अधिक यौगिक बना लिए गए हैं। तो उसको पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या हुआ, प्रतीक का प्रयोग करने की जरूरत पड़ी। इसीलिए रसायन की भाषा में भी प्रतीक का प्रयोग करना आवश्यक हो चुका था और इसीलिए हमने हर एलिमेंट को कोई चिन्ह दे दिया है, प्रतीक दे दिया है। उसी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक आए थे जॉन डॉल्टन। उन्होंने बताया तत्वों के संकेतों को ऐसे गोले में अंदर नाम लिख दिया और उन्होंने ऐसे वृत्ताकार रखने का उपाय दिया। संकेतों को गोले के अंदर अलग अलग निशान बनाकर बताया। जैसे देखो ये गोला है, इसके अंदर उन्होंने एस का शेप बनाया, उसको बोल दिया ये चांदी है। इसमें एल जैसा शेप दिख रहा है, घड़ी की दोनों कांटों की तरह दिख रहा है, उसको बोल दिया सीसा। और जी बना दिया गोले के अंदर, उसको बोला उन्होंने सोना। कार्बन को पूरा काले कलर से कर दिया, बोला कार्बन। और ऐसे ही इसको नीले रंग कर दिया, उसको ऑक्सीजन बोला। उन्होंने इनके द्वारा कुछ ही तत्वों के प्रतीक इसमें प्रस्तावित किए गए। पूरे प्रतीक तो 118 तत्व हैं, पूरे के सिंबल वो नहीं बता पाए, इसलिए ये वाला उनका जॉन डॉल्टन का ये चीज चल नहीं पाई, सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद आए स्वीडन के जे वर्जिलियस ने उपाय दिया कि तत्व के नाम का पहला अक्षर ही उसका प्रतीक माना जाए।
उन्होंने कहा कि जैसे नाम हाइड्रोजन शुरू हो रहा है तो H लिख दिया जाए, कार्बन शुरू होता है उसको C बोला जाए, मतलब उसको उन्होंने प्रतीक दिया कि जो नाम हो उसका पहला अक्षर ही उसका प्रतीक मान लें। लेकिन उस वक्त के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उनकी इस बात का विरोध किया। 100 साल बाद उनके इसी प्रस्ताव को मान्यता प्राप्त हो गई। इस प्रकार उनके बाद से अब प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर से या 2 अक्षर से दर्शाया जाता है। अधिकांश तत्वों के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर को ही उसका प्रतीक माना जाता है, जैसे हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O। कुछ तत्व जो 2 या 2 से अधिक तत्व जैसे कि क्लोरीन है, कोबाल्ट है, कैल्शियम है, सब CC से है, तो सबका तो CC नहीं रख सकते थे लोग। तो इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने पहला अक्षर तो ले लिया, C ले लिया, दूसरा अक्षर क्लोरीन का L लगा दिया, कोबाल्ट का CO, मतलब पहला और दूसरा अक्षर 2 अक्षरों का उन्होंने प्रतीक चिन्ह बनाया। कैल्शियम का ले लिया CA, और उन्होंने ये बताया कि पहला अक्षर कैपिटल लेटर में रहेगा, दूसरा अक्षर जो होगा वो स्मॉल अल्फाबेट में लेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे मैग्नीशियम का Mg, M कैपिटल लेटर, G स्मॉल लेटर, और मैग्नीज Ml, Mn, इस तरह से उन्होंने ऐसे प्रतीक को चुनाया। ये तत्वों के प्रतीक हैं। ये तो लिखा है तत्व का अंग्रेजी नाम, तत्व के परमाणु प्रतीक, जैसे हाइड्रोजन का है H, कार्बन का C, फ्लोरीन का F, नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, सल्फर का S, एल्युमिनियम का Al, आर्गन का Ar, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, हीलियम He, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, सिलिकॉन Si। कुछ तत्व हैं जिसका नाम जो है लैटिन नाम से लिया गया है ना, उसी जैसे सोडियम का देखो नेट्रियम नाम है, उसका Na प्रतीक माना गया। कॉपर का क्यूप्रस, उसको Cu, आयरन का फेरम Fe, पोटेशियम का कैलियम K, सिल्वर का अर्जेंटम Ag, गोल्ड का आरम Au, पारा का हाइड अर्ग कायरम Hg। टेबल को जो तुम लोग को बताया है लिख लेना, उसको याद भी कर लेना। अगला टॉपिक क्या है, प्रतीक का महत्व। अब जब प्रतीक बन गए तो उससे क्या फायदा हुआ, कोई भी तत्व लिखा हुआ है जैसे H लिखा है तो हम समझ गए कि क्या है, ये हाइड्रोजन है। अब उसमें इससे 2 चीजें पता चलती प्रतीक के महत्व से, एक तो तत्व का नाम पता चलने लग गया, दूसरा उसमें कितने परमाणु की संख्या है वो पता चलने लगी। जैसे हाइड्रोजन क्या है H, इसको अकेला नहीं लिख सकते क्योंकि कुछ तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी रहते हैं, जैसे कि कार्बन ये अकेला रह सकता है, और सोडियम ये तो नेचर में अकेले रह सकते हैं, इनका पता किसी से जुड़ा नहीं रहेगा तब भी चलेगा। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में अकेली स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, जैसे हाइड्रोजन। कभी भी हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन को हम लोग H नहीं लिखते, H के साथ नीचे 2 लगाते हैं, H2 लिखते हैं। क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, ये हमेशा जुड़ के ही रहते हैं। इसका मतलब क्या शो हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु की संख्या है, इसमें क्लोरीन के 2 परमाणु की संख्या है, ठीक है। जो नीचे लिखा रहता है वो परमाणु की संख्या को दर्शाता है। इसी में तुम लोग देखोगे P जो होता है फास्फोरस, उसमें परमाणु की संख्या तो कितने 4 परमाणु को लेकर जुड़ा रहता है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं P4। इसके एक अणु में कितने परमाणु की संख्या है, 4। ऐसे ही सल्फर में 8 परमाणु जब जुड़ते हैं तब सल्फर ऐसे दिखाई देता है, S8 बोलते हैं उसको। इसके एक अणु में कितने परमाणु हैं, 8, ठीक है। अब जैसा अब ये दिखाया गया है एक H2, जो आगे संख्या दिखाती है वो तुमको अणु की संख्या बताता है, जो नीचे लिखा रहता है वो परमाणु की संख्या शो करता है। अगर इसके आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो एक अणु है। अब देखो ये क्या है, 2H2 है, H2 कहते हैं पानी कहते हैं। इसको जब देखते इसमें कितने अणु हैं, 2। आगे जो संख्या दी जा रही है वो अणुओं की संख्या अणु को बताता है, दर्शाता है, और जो पीछे संख्या होती है वो परमाणु। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 परमाणु, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। कुल कितने परमाणु हैं इसमें, पानी में 3 परमाणु हैं। अब लेकिन चूंकि इसमें 2 अणु दिख रहे हैं आगे, तो इसमें क्या करेंगे, 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन का 2, तो 6 परमाणु मिलकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वो पानी है। नेक्स्ट टॉपिक रासायनिक सूत्र। तत्व
अथवा यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को उसके प्रतीक के रूप में लिखा जाता है और इसी को हम लोग रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे तत्व का अणु सूत्र कैसे निकालेंगे, H2 है, इसमें क्या है, इसमें बताना है परमाणुओं की कितनी संख्या है, तो उसको जैसे लिखते हैं वही तत्व का अणु सूत्र कहलाता है। जैसे H2, Cl2, N2, Br2, P4 और S8, इसमें क्या बता रहा है, ये परमाणुओं की संख्या शो कर रहा है, इसी को तत्व का अणु सूत्र कहते हैं। अब आता है यौगिक का अणु सूत्र। यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर यौगिक बनाते हैं, ये हमने बता दिया आपको पहले। जैसे कि H2O, इसमें क्या, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1, कुल कितने परमाणु हो गए, 3 परमाणु जब मिलते हैं तब क्या हो गया, पानी बनता है। तो यौगिक 2 या 2 से अधिक है, अलग अलग है ना, दोनों तत्व अलग अलग है, इससे बन गया पानी। तो पानी में कितने परमाणु लगे, 3 परमाणु लगे, तो इसको बोलते हैं यौगिक का अणु सूत्र। ये यौगिक का अणु सूत्र कराएगा। ऐसे ही HCl है, इसमें हाइड्रोजन का 1 परमाणु, जब कुछ नहीं लिखा रहता उसको बोलते हैं 1, तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु हो गया, तो क्लोरीन का 1 परमाणु, ये दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ये भी यौगिक का अणु सूत्र है। ये साधारण नमक NaCl, इसमें क्या है, सोडियम और क्लोरीन। हमने तुमको बताया था क्लोरीन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, देखो जुड़ गए इसमें HCl और NaCl। ठीक है, इसको जो हम लोग सूत्र दिखाते हैं उसको यौगिक का अणु सूत्र कहते हैं। इतना हो गया। अब कल आपको अम्ल, क्षार, लवण के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। कि अम्ल, क्षार और लवण किसे कहते हैं, यानी कि एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम है अम्ल, एसिड। एसिड जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, जैसे नींबू का रस, इमली, सिरका, दही, कच्चा आम, ये सब अगर आप चखें तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें एसिड यानी कि अम्ल मौजूद होता है। एसिड वैसे तो काफ़ी खतरनाक होते हैं, यदि थोड़े से भी अमाउंट में हमारे त्वचा पर ये गिर जाएं या पड़ जाएं तो त्वचा को जलाने में सक्षम होते हैं। लेकिन हम दही, इमली ये सब खा सकते हैं। जब हम इनको खाते हैं तो हमारे शरीर को ऐसा कुछ नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनमें जो एसिड की मात्रा है वो थोड़ी कम है, इनका एसिड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए जो एसिड, जो अम्ल हम खाने की वस्तु में के रूप में खा सकते हैं वो होते हैं दुर्बल अम्ल, ठीक है। उनमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड पावर नहीं होती कि वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सके। दूसरे प्रकार के अम्ल होते हैं खनिज अम्ल, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल यानी कि H2SO4। तो ये सब जो अम्ल हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनका अगर एक बूंद हमारे शरीर पे पड़ी या हमारे त्वचा पे पड़ी तो वो उसको जला सकते हैं, घाव कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड पावर होती है। तो ये हैं 2 प्रकार के अम्ल। इनका स्वाद खट्टा होता है, जब आप एसिड को चखेंगे तो स्वाद खट्टा होता है। और ये पानी में जब हम एसिड को मिलाते हैं तो ये H+ आयन रिलीज करते हैं। अब आयन क्या होता है, ये जो वैलेंसी यानी संयोजकता का वीडियो मैंने आपको बताया था और जो कि इस चैनल पे भी पड़ा हुआ है, उसमें बताया गया है कि तत्व की संयोजकता कैसे निकाली जाती है और उसी संयोजकता से हमें पता चलता है कि वो कौन सा आयन होगा। आयन 2 प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। जो पॉजिटिव आयन होंगे यानी कि वो तत्व जो कि पॉजिटिव आयन बनाएंगे, यानी कि जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे देंगे तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो तत्व अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं यानी कि उनकी संयोजकता पॉजिटिव होती है, वही तत्व पॉजिटिव आयन बनाते हैं और पॉजिटिव आयन को कहते हैं कैट आयन, ठीक है। जो तत्व
किसी और तत्व से इलेक्ट्रॉन लेते हैं अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट शेल में किसी भी तत्व को स्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। और वही ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पाने के लिए अगर कोई तत्व किसी और तत्व से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसकी संयोजकता नेगेटिव यानी कि माइनस में होती है, और ऐसे आयंस माइनस चार्ज के आयंस बनते हैं जिन्हें एन आयन कहा जाता है। ठीक है, तो जो एसिड होते हैं वो पानी में जब मिलाए जाते हैं तो H+ आयन निकालते हैं। तो इनकी यह पहचान भी हो सकती है। जब आप लैब में काम करते हैं तो आप हर एक एसिड या हर एक बेस जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको आप चख नहीं सकते, क्योंकि अगर आप उनको चखेंगे, आप अपनी जेब में उसको रखेंगे तो वो आपकी जीभ को जला सकते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हर एक चीज़ को हम चख नहीं सकते लैब में। उसके लिए ये H+ आयन का टेस्ट किया जाता है। अगर कोई भी सॉल्यूशन है जो कि पानी में मिलने पर H+ आयन रिलीज करेगा यानी कि वो एसिड होगा। ठीक है, और OH- रिलीज करेगा तो वो बेस होगा यानी कि क्षार होगा। इसके बारे में आगे बेस सेक्शन में चर्चा करेंगे। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर से बना है जिसका अर्थ है खट्टा। भोजन पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं और ये अम्ल बहुत क्षीण प्रकृति के होते हैं। इन्हें दुर्बल अम्ल भी कहते हैं। इनकी दुर्बल प्रकृति के कारण ही इनका उपयोग भोज्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। कुछ अम्ल बहुत प्रबल होते हैं जो त्वचा पर पड़ जाने पर उसे बुरी तरह जला देते हैं। इन्हें खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, यही मैंने अभी आपको बताया है। अब हम आपको बताएंगे तनु अम्ल किसे कहते हैं। ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है तथा अम्ल की मात्रा कम होती है उन्हें तनु अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल मतलब इनको डाइल्यूटेड एसिड, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा हो और एसिड कम हो, और इन्हीं का सोल्यूशन बना के लैब में रखा जाता है। ज़्यादा पानी मिलाया जाता है और एसिड कम होता है, जिससे अगर वो शरीर में गलती से पड़ भी जाए एक्सपेरिमेंट करते समय तो भी इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो तनु अम्ल होते हैं जिनमें पानी ज़्यादा मिलाया जाता है और एसिड कम। अब जिन अम्लों में पानी की मात्रा बहुत कम और एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है उन्हें सांद्र अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये दो और प्रकार के अम्ल थे, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्लों में पानी की मात्रा बढ़ाकर उन्हें तनु अम्ल में बदला जा सकता है। अब वो कैसे मिलाएंगे, तो ये बहुत ध्यान देने का विषय है कि अम्ल को डाइल्यूटेड यानी कि तनु बनाते समय विशेष ध्यान रखना है कि पहले पात्र में यानी कि जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में आप डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें पहले पानी डालना है और फिर धीरे धीरे हिलाते हुए अम्ल डालना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है कि जब किसी भी एसिड को तनु अम्ल बनाया जाता है तो पहले पानी डालते हैं या पहले एसिड डालते हैं, या फिर इस तरह से कहिए कि पानी में एसिड डालते हैं कि एसिड में पानी डालते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी तनु अम्ल बनाया जाता है तो पहले पानी डालते हैं और फिर उस पानी में एसिड डालते हैं और हिलाते हिलाते उसको मिक्स करते हुए और एसिड डाल सकते हैं और तनु अम्ल बनाया जाता है। ठीक है, इसका क्या कारण है, क्योंकि जब हम अम्ल में पानी डालेंगे तो वो जल सकता है और वो जलेगा तो उसकी छींटें हमारे मुंह पर, हमारे हाथ पर, हमारी त्वचा पर पड़ सकती है और वो हमें जला सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा पानी में अम्ल डाला जाता है, अम्ल में पानी नहीं डाला जाता। ठीक है, याद रखिए इस बात को। यदि प्रबल अम्ल से त्वचा जल जाए तो उसे तुरंत पानी की अधिक मात्रा से धोना चाहिए। यह अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। अब हम आएंगे कि क्षारक यानी कि बेस क्या होता है।
तो अभी हमने पढ़ा था कि एसिड जब पानी में डालते हैं तो वो H+ आयन छोड़ता है, और जब हम क्षारक को यानी कि बेस को पानी में डालते हैं तो वो OH- आयन छोड़ता है। ध्यान रखिएगा, किसी और चीज़ में नहीं, सिर्फ पानी में डालने पर क्षारक OH- आयन छोड़ेगा और एसिड H+ आयन छोड़ेगा। ठीक है, इसके क्या एग्जाम्पल होंगे? Na2CO3, NaOH, KOH। आप देख सकते हैं सबके पीछे OH आ रहा है ना, तो यही वो पानी में जब डालते हैं बेस को तो यही OH आयन वो अपने से अलग कर देता है, और यही पहचान है बेस की लैब में। ठीक है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं और जब आप इनको अपने हाथ में लेंगे तो अजीब सा चिकना लगेगा, साबुन जैसा चिकना लगेगा। ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं उन्हें क्षारक या बेस कहते हैं। ठीक है, साबुन में भी बेस ही होता है। ओके, जब जो साबुन आप घर में यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए और बर्तन धोने के लिए, उन सब में बेस पाया जाता है। NaOH बेस यूज़ होता है साबुन बनाने में। ठीक है, जब साबुन को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है तो बेस यानी कि क्षार का ही प्रयोग करते हैं। जो क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं उन्हें एल्कली कहते हैं। ठीक है, जो बेस पानी में बहुत अच्छे से या बहुत ज़्यादा मिक्स हो सकते हैं, आराम से मिक्स हो सकते हैं, उन्हें एल्कली कहते हैं। अब एल्कली एक प्रकार का बेस ही है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी एल्कली क्षार है, यानी कि सभी एल्कली बेस है। अब जैसे कि मैंने बोला एल्कली एक प्रकार का बेस है ना, तो ज़रूरी नहीं कि सारे बेस एल्कली हो, इसलिए मैंने ये फिगर बनाया है कि सभी एल्कली क्षार होते हैं लेकिन सारे क्षार एल्कली हों ये ज़रूरी नहीं है। कोई क्षार ऐसे हो सकते हैं जो कि एल्कली ना हो। ठीक है, एल्कली के एग्जाम्पल हैं NaOH, KOH, चूने का पानी, NH4OH आदि। ठीक है, इनको भी हम पानी में मिलाकर इनका भी तनु या फिर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं, और लैब में जब भी कोई एसिड या बेस रखा जाता है तो उसका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ही रखा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल एवं क्षारक की पहचान। कोई आपको दो सॉल्यूशन आपके सामने रख दे और आपसे कहे कि आप इसको सिर्फ देखकर पहचानिए कि कौन सा सॉल्यूशन अम्ल का है और कौन सा क्षार का। आप उसको चख नहीं सकते कि आप खट्टा और कड़वा चख के बता दें। वैसे भी हर एक एसिड या बेस को नहीं मुंह में रखना, क्योंकि वो आपके त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप चख कर नहीं बता सकते, आप छू कर तो वैसे भी नहीं बता सकते, दिखते बिल्कुल एक जैसे हैं तो आप कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमें पहचानने में मदद करते हैं। और उनका कौन सा गुण मदद करता है? रंग बदलने का गुण। जब हम उनको किसी भी एसिड सॉल्यूशन या बेस सॉल्यूशन में डालते हैं तब वो उन दोनों में अलग अलग रंग दिखाते हैं, और उससे पता चलता है कि अगर लाल रंग दिखाया तो वो एसिड है, अगर नीला रंग दिखाया तो वो बेस है। तो अलग अलग रंग दिखाता है और हमें पता है कि वो किस सॉल्यूशन में कौन सा रंग दिखाएगा। तो हमारे सामने अगर 3 सॉल्यूशन रखे हों जिसमें एक एसिड और 2 बेस हो, हमने उसमें लिटमस पेपर डाला और अगर पहले वाले सॉल्यूशन में वो लाल रंग दे देता है, नीला लिटमस, तो यानी कि वो एसिड है। तो इस तरीके से कुछ विशेष पदार्थों की मदद से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन अम्ल का होगा और कौन सा क्षार का। ठीक है, तो रंग बदलने का गुण इसमें प्रयोग में आता है। देखते हैं वो कौन से विशेष पदार्थ हैं। लिटमस पेपर पहला, जो कि 2 रंगों में बाजार में उपलब्ध है, नीला और लाल। ठीक है, जब हम नीले लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो वो लाल रंग दिखाता है। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं कि हमने लाल लिटमस क्यों नहीं डाला एसिड में? क्योंकि जब आप लाल लिटमस एसिड में डालेंगे तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि वो लाल का लाल ही रहेगा। ठीक है, तो लाल रंग आप एसिड से जोड़ सकते हैं। वो इस तरीके से कि जब एसिड आपके शरीर पे पड़े, त्वचा पे पड़े, तो वो काफ़ी
नुकसान पहुंचा सकता है, जला सकता है, तो ये आपके लिए हानिकारक है। तो वो लाल रंग उसी को सूचित करता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ये सिर्फ एक याद करने की ट्रिक है जो मैंने आपको बताया। बाकी आप जैसे भी याद करना चाहें, लेकिन ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि कौन से पदार्थ में कौन सा रंग वो एसिड या बेसिक सॉल्यूशन में देगा। तो लिटमस पेपर, अगर आप नीला लिटमस एसिड में डालेंगे तो वो लाल रंग दिखाएगा। अगर आप लाल लिटमस ही एसिड में डालेंगे तो वो लाल रंग ही दिखाएगा, अपना रंग नहीं बदलेगा। अगर आप लाल लिटमस को बेस में डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा, और अगर आप नीला लिटमस बेस में डालेंगे तो वो नीला ही रहेगा, अपना रंग नहीं बदलेगा। ठीक है। दूसरा पदार्थ है गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियाँ। तो ये एक प्राकृतिक पदार्थ है ना, गुड़हल का पुष्प। जब आप इसको किसी एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो गहरा गुलाबी रंग देगा। ठीक है। और जब आप बेस में डालेंगे तो वो हरा रंग दिखाएगा। तीसरा प्राकृतिक पदार्थ है जो कि है हल्दी। अगर वो क्षारीय यानी कि बेस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो लाल रंग दिखाएगा। जब आपके कपड़े में हल्दी का दाग लगा हो और आप उसे साबुन से धो रहे हो तो वो पहले लाल रंग दिखाता है, क्योंकि साबुन में होता है बेस और हल्दी है प्राकृतिक सूचक। तो वो हल्दी, जब हल्दी का दाग जिसमें हल्दी है और साबुन जिसमें कि बेस है, जो कि बेस से बना होता है, वो अपना रंग बदल लेता है, लाल रंग का हो जाता है। अगर अभी तक आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया है तो ऐसा कुछ करके देखिए अपने घर में, और ध्यान दीजिए कि हल्दी के दाग में अगर आप साबुन से उसको साफ करने की कोशिश करेंगे तो वो लाल रंग दिखाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि लिटमस पेपर से किस तरीके से आप अम्ल और क्षार सॉल्यूशन की पहचान कर सकते हैं। अब जब लिटमस पेपर से हम लाल और नीले रंग से बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है, तो लाल रंग के भी बहुत अलग अलग शेड्स हैं। ऑरेंज, हल्का लाल, गहरा लाल, है ना। तो जब ऐसे अलग अलग शेड हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा थोड़ा कम प्रबल है। तो उसके लिए एक पीएच पेपर का प्रयोग किया जाता है जिसमें 1 से 14 तक की गिनती लिखी होती है और उस हर एक नंबर पे अलग अलग रंग होते हैं। ठीक है। 0 से 6 तक के नंबर्स में लाल के अलग अलग शेड होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं। ऑरेंज, हल्का लाल, हल्का ऑरेंज, पीला, गहरा लाल, ये सब रंग होते हैं 0 से 6 में। इसीलिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि लाल रंग को आप एसिड के साथ जोड़ सकते हैं। इसीलिए जितने भी लाल के शेड्स होंगे वो एसिड को दर्शाता है। पीएच पेपर की बात कर रहे हैं अभी हम। 7 नंबर पे हरा रंग होता है जो कि न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, जैसे कि पानी। पानी का पीएच होता है 7। ठीक है। उसमें एसिड की जितनी मात्रा होती है उतनी ही बेस की मात्रा होती है, इसीलिए वो न्यूट्रल होता है। कोई भी पानी है या लवण है, लवण भी न्यूट्रल होते हैं जिनके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो पानी हुआ, नमक हुआ, यानी कि नमक मतलब लवण, सॉल्ट, वो सब न्यूट्रल होते हैं। जितना एसिड है उतना ही बेस है। वो उनका पीएच होता है 7 और 7 हरा रंग का इस पीएच पेपर में होता है। ठीक है। 8 से 14 में ब्लू रंग के, नीले रंग के अलग अलग शेड्स होते हैं, जैसे कि हल्का नीला, गहरा नीला, वॉयलेट, पर्पल, डार्क वॉयलेट। तो ये सब अलग अलग शेड्स होते हैं जो कि बेस को दिखाते हैं। ठीक है। अब हम बताएंगे कि अगर 0 कोई भी सॉल्यूशन है जिसका लिटमस पेपर पे जब आपने उसको किया तो वो जो रंग आया लिटमस पेपर पे, जैसे हमने नीला लिटमस लिया और उसको किसी एसिड सॉल्यूशन में डाला और उसमें रंग आया हल्का लाल। ठीक है। उस हल्के लाल वाले रंग को हम पीएच पेपर के पास रखेंगे और मिलाएंगे कि वो किस गिनती के रंग से मैच कर रहा है। ठीक है। अगर वो पहले के 3 रंग से मैच किया, यानी कि 0, 1, 2 का जो रंग है वही रंग अगर पीएच पेपर में आया तो यानी कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है। वो बहुत नुकसान दे सकता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर वो 3 से 6 तक के बीच के रंगों में कोई रंग दिखा रहा है तो वो थोड़ा कम प्रबल एसिड होगा।
उसी प्रकार से अगर कोई लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर आपने किसी बेस सोल्यूशन में डाला और वो रंग जो दिखा रहा है वो 8 से 11 तक के शेड्स में है, मतलब 8 से 11 नंबर के जो शेड होंगे पीएच पेपर में, अगर उसके रंग से मैच हो रहा है तो वो वीक बेस होगा, वो इतना प्रबल नहीं होगा, वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा त्वचा को। लेकिन वो अगर 12, 13, 14 के रंग से मैच करेगा तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो लिटमस पेपर में जो रंग आया उसको पीएच पेपर में अलग अलग नंबर के अलग अलग जो रंग उसमें होते हैं उससे मैच किया जाता है, जिससे कि हमें यह पहचानने में आसानी होती है कि कोई भी एसिड या बेस कितना प्रबल या कितना वीक है। ठीक है, किसी भी एसिड या बेस में कितने H+ आयन है या कितने OH- आयन है वो कैसे पता करेंगे, तो वो हम देखते हैं। अगर हम एसिड की बात करें जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, तो HCl को हम H+ और Cl- में तोड़कर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें एक H+ का आयन है, H+ के बाद कुछ नहीं लिखा ना उसके पहले, तो हम उसको एक मानेंगे। ये मैं बता चुकी हूँ अपने वैलेंसी वाले वीडियो में। तो ये मतलब कि HCl में एक H+ का आयन होता है। अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल को देखें यानी कि H2SO4, तो उसको हम 2H+ + SO4 2- की तरह से लिख सकते हैं, यानी कि उसमें 2 H+ के आयन है। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला। अब इसका दूसरा तरीका हो सकता है HCl, कितने H के अणु हैं, कितने हाइड्रोजन के अणु हैं इसमें, एक, तो यानी कि इसमें कितना H+ का आयन होगा, एक। ठीक है, H2SO4 में कितने हाइड्रोजन के अणु हैं, 2, यानी कि इसमें कितने H+ का आयन होगा, 2। ठीक है, अब बेस देखिए NaOH है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसको हम Na+ और OH- की तरह से लिख सकते हैं। इसमें एक OH- का आयन है। ठीक है, उसको भी आप दूसरी तरीके से समझिए। NaOH, कितना OH लिखा है, एक, OH के बाहर कुछ नहीं है, तो यानी कि उसमें एक OH- आयन होगा। यही अगर OH को हम ब्रैकेट लगा के उसके नीचे 2 लिख दें, ठीक है, इस तरीके से, तो इसका मतलब होगा कि वो जब पानी में मिलाएंगे उस बेस को तो वो 2 OH- के आयन्स निकालेगा। अगर OH ब्रैकेट लगा के नीचे 3 लिखा हो तो यानी कि उस बेस के सोल्यूशन को पानी में डालने पर वो 3 OH- के आयन निकालेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लवण यानी कि सॉल्ट कैसे बनता है। ठीक है, आप कोई भी एक एसिड का सोल्यूशन ले लें एक बर्तन में, दूसरे बर्तन में कोई भी बेस का सोल्यूशन ले लें। जब आप इन दोनों चीज़ों को आपस में मिलाएंगे तो वो एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसको लवण कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, जो कि उदासीन होता है यानी कि न्यूट्रल होता है। अब क्योंकि इस रिएक्शन में, इस क्रिया में एक न्यूट्रल चीज़ बन रही है, इसीलिए इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, NaCl यानी कि सॉल्ट, जो कि साधारण नमक है, कॉमन सॉल्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, वो बनता है, ये भी न्यूट्रल है और पानी भी न्यूट्रल है और ऊष्मा यानी कि हीट छोड़ता है। ठीक है, तो कोई भी एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस पानी प्लस हीट यानी कि ऊष्मा। ठीक, अब ये किस तरीके से बनता है वो मैंने दिखाया है अगले 2 रिएक्शंस में। HCl को अभी मैंने बताया, लिख सकते हैं H+ और Cl-। ठीक है, NaOH को लिख सकते हैं Na+ + OH-। अब ये जो पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला अलग अलग रिएक्शन के पॉजिटिव और नेगेटिव वाले आपस में मिल जाएंगे और एक नया प्रोडक्ट बना लेंगे, जैसे कि HCl का Cl- यानी कि उसका नेगेटिव पार्ट का और NaOH का पॉजिटिव पार्ट यानी कि Na+ का क्रिया आपस में होगी तो वो बना लेगा NaCl। उसी तरीके से HCl का पॉजिटिव पार्ट यानी कि H+ NaOH के नेगेटिव पार्ट यानी कि OH- के साथ मिलकर बना लेगा
पानी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा H प्लस और OH माइनस जब मिलता है तो पानी बनता है। इसीलिए पानी न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें जितने H प्लस होते हैं उतने ही OH माइनस के आयंस होते हैं। इसीलिए पानी न्यूट्रल होता है और इसीलिए इसका pH 7 होता है। ठीक है। अब क्योंकि इस पूरे रिएक्शन में हर एक प्रोडक्ट उदासीन यानी कि न्यूट्रल बना है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया, या फिर इंग्लिश में अगर आप चाहें तो उसको बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर कहीं पर भी HCl लिखा हो, आगे H हो, ठीक है, तो वो एसिड होगा क्योंकि वो H प्लस निकालेगा पानी में मिक्स करने पर। कहीं पर भी किसी कंपाउंड में, किसी यौगिक में OH लिखा हो लास्ट में, OH साथ में, तो उसको एक ग्रुप मानेंगे, एक ग्रुप की तरह पढ़ेंगे और वो हो जाएगा बेस। ठीक है। जब आप सॉल्ट को किसी लिटमस पेपर, अब वैसे तो सॉल्ट यानी कि लवण न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर हमने सॉल्ट बनाने की प्रक्रिया में एसिड का ज़्यादा यूज़ किया है और बेस उससे कम मात्रा में यूज़ किया है, तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें एसिड का प्रभाव ज़्यादा होगा। इसीलिए ऐसे सॉल्ट को कहते हैं अम्लीय लवण। ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई सॉल्ट बनाने की प्रक्रिया में हमने ज़्यादा बेस का यूज़ किया, ज़्यादा मात्रा बेस की ली है और एसिड की कम मात्रा लेकर उन दोनों को मिक्स किया है, तो उस सॉल्ट में बेस का प्रभाव ज़्यादा नज़र आएगा और ऐसे सॉल्ट को हम क्षारीय लवण कह सकते हैं। ठीक है। अब अगर किसी सॉल्ट को बनाने में हमने एसिड और बेस दोनों की समान यानी कि इक्वल बराबर मात्रा ली हो, तो वो पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है। उसमें एसिड या बेस किसी का भी ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। दोनों बराबर मात्रा में मिले हैं, इसलिए दोनों का प्रभाव बराबरी से होगा, दोनों का प्रभाव कैंसिल हो जाएगा, तो वो न्यूट्रल होगा। तो इस प्रकार से सॉल्ट अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकता है, 3 प्रकार का। ठीक है। अम्ल, क्षारक एवं लवणों की उपयोगिता निम्नलिखित तालिका 3.6 में दर्शाई गई है। इसे आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। इसे कॉपी में भी नोट, तो आपको एक प्रकार से वो याद करने में आसानी होगी।